हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश आड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिस्टोग्राफी की उस श्रृंखला में लेके आए हैं इतिहास, भारतीय इतिहास का हड़प्पा सभ्यता का एक नया टॉपिक। और हम जैसे कि पिछले 3 वीडियो में बात कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय जीवन जो इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है उसके बारे में हम देख चुके हैं। आगे जो आज हमारा जो टॉपिक होगा वह हमें 2 टॉपिक आज क्लियर करने इस हड़प्पा सभ्यता में। एक तो यहाँ का पॉलिटिकल स्टेटस यानी कि राजनीतिक स्थिति, और दूसरा जो यहाँ का माना जाता है सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक स्थिति। यहाँ पर हम पहले अगर बात करें तो यहाँ का जो राजनीतिक जीवन था वह किस प्रकार का था, हम उस पर बात करेंगे। राजनीतिक जीवन के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग तर्क माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल सभ्यता थी और इस विशाल सभ्यता के साथ एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था थी। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि नाली व्यवस्था, जहां पर उसकी अच्छी रख रखाव, साफ सफाई के बारे में हमें जानकारी जब मिलती है तो ये प्रमाणित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पर कोई एक ऐसी केंद्रीय प्रशासनिक इकाई कार्य कर रही होगी जो किसी शासक वर्ग द्वारा संचालित थी। तो इस आधार पर यहाँ का जो राजनीतिक जीवन था वह बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसने इस सभ्यता को महत्वपूर्ण बनाया। अब इसमें जो राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस राजनीतिक जीवन के संदर्भ में विद्वान ये निश्चित करने में अब तक असफल रहे कि यहाँ पर तंत्र कैसा था, या लोकतंत्र था जिसे आप जनतंत्रात्मक व्यवस्था कह सकते हो, या फिर गणतंत्र व्यवस्था थी, या फिर पुरोहित वर्ग का शासन था, या फिर वैश्य वर्ग की शासन व्यवस्था थी। हम यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने इसके जो पॉलिटिकल स्टेटस था उस पर अलग अलग बात कही है। एक जो बात कही जाती है कि यहाँ पर जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, दूसरा यहाँ पर जो बताया जाता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तीसरा जो बताया जाता है वह वणिक वर्ग का शासन, और चौथा माना जाता है पुरोहित वर्ग का शासन। ये 4 प्रकार की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पहले अगर हम बात करें जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मतलब यहाँ पर यह कहा जाता है एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ की लोकतंत्र व्यवस्था थी। जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वह यहाँ की शासन संचालन करता था, यानी कि जनता के द्वारा शासन संचालित किया जाता था। और इस बारे में जो तर्क दिए गए उसमें जो नाम आता है वह एक तो मार्टिन व्हीलर का नाम आता है, और मार्टिन व्हीलर के अलावा एक नाम आता है हंटर का। इन दोनों विद्वानों ने कहा कि यहाँ पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन संचालित करती थी, अर्थात यहाँ पर डेमोक्रेटिकल स्टेटस हुआ करता था। मार्टिन व्हीलर ये कहते हैं कि सिंधु प्रदेश में यह जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि हंटर ने कहा कि केवल मोहनजोदड़ो में ही ये व्यवस्था हुआ करती थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ का जो यहाँ का जो इकोनॉमिकल स्टेटस अगर हम देखें, जो व्यापार वाणिज्य की स्थिति देखें, तो उससे ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापारी वर्ग का प्रभाव था। लेकिन वो जो व्यापारी थे वो व्यापारी ही यहाँ की शासन संचालन में मुख्य योगदान देते थे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति थी, यानी कि यह चुनकर अपनी सरकारें बनाते थे, अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते थे, यानी कि लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे, तो फिर इन्हें सुरक्षा प्राचीर बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो इस वजह से इतिहासकारों ने इस जनतंत्रात्मक जो तथ्य इसको रिजेक्ट कर दिया।
और उसके बाद अगला जो तर्क आता है वो आता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, कि प्रत्येक क्षेत्र के जो लोग थे अपने प्रतिनिधि को चुन लेते थे और प्रतिनिधि जो होता था वह आगे जाकर उनके जो बड़ी नगर हुआ करते थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जगह, वहाँ पर अपना अपना पक्ष रखता था अपने क्षेत्र के लिए। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि प्रत्येक आर्थिक वर्ग जैसे कि कृषक, मजदूर, व्यापारी, जो अलग अलग वर्ग थे उनके द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता था जो वहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करता था। और इस प्रकार का जो तर्क देने वाले थे वह प्रसिद्ध वामपंथी इतिहासकार डी कौशाम्बी को माना जाता है। डी कौशाम्बी ने यहाँ की शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक कह के संबोधित किया। अगला जो बात आती है वह वणिक वर्ग के संदर्भ में आती है कि यहाँ पर वणिक यानी कि व्यापारियों का शासन था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें यहाँ से जानकारी मिलती है कि व्यापारियों का विशेष प्रभाव था। यहाँ पर न केवल आंतरिक व्यापार बल्कि बाहरी व्यापार, और इन व्यापार में भी अगर हम बात करें तो शिल्प उद्योग जैसे व्यापार भी बड़े विकसित अवस्था में थे, जो यह प्रमाणित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से व्यापारियों के नियंत्रण में थी और इस वजह से यहाँ पर वणिक वर्ग द्वारा शासन संचालित किया जाता है। तो इस वजह से इसे इस प्रकार का तर्क डॉक्टर RS शर्मा ने रामशरण शर्मा ने प्रस्तुत किया कि वणिक वर्ग के द्वारा यहाँ पर शासन संचालित किया जाता था। लेकिन तीसरा जो तर्क है वो कहा जाता है कि यह पुरोहितों द्वारा शासन संचालित होता था। पुरोहित यानी कि जो देवियों के मंदिर में पूजा किया करते थे। यहाँ पर जो देखा जाता है कि सर्वाधिक संख्या में मूर्तियाँ प्राप्त होती है और न केवल मातृ देवी की मूर्तियाँ जबकि पुरुष देवताओं की मूर्तियों की भी साक्ष्य मिलते हैं। इस आधार पर यह जानकारी मिलती है कि यह अधिक धार्मिक प्रवृत्ति थी और इस धार्मिक जहाँ पर धार्मिक स्टेटस ज़्यादा होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो पुरोहित यानी कि उन मूर्तियों के जो पूजा करने वाले थे उन पुरोहितों का प्रभाव बढ़ता है और इन पुरोहितों का ही शासन संचालित होता है। तो पुरोहितों के द्वारा शासन संचालित होता था। इस प्रकार का जो तर्क आपके सामने प्रस्तुत किया वह A.L. बासम का माना जाता है। तो ये अलग अलग विद्वान हुए और इन अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। अब यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयाँ यानी कि इनकी जो राजधानियों के संदर्भ में जो बात की जाती है, स्टुअर्ट फिगट ने अपनी पुस्तक में एंशिएंट इंडिया जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किया वो कहा कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो प्रमुख नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यह संयुक्त राजधानियाँ हुआ करती थी। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा जो राजस्थान से बिलोंग करते थे उन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के संबोधित किया। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग तर्क माने जाते हैं। ये हमारा राजनीतिक जीवन माना जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता